ये कहानी एक ऐसी बच्ची की है जो मार्स पर अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, लेकिन आगे जाकर एक ऐसा भी दिन आता है जहाँ वो मार्स पर बिल्कुल अकेली हो जाती हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जहाँ रेमी नामी ये बच्ची और उसके माँ बाप होते हैं। ये तीनों मार्स पर एक शटल में रहते हैं जहाँ इनके इर्द गिर्द बंजर जमीन के अलावा जिंदगी का कोई नाम और निशान तक नहीं होते। इनका अर्थ के साथ भी कोई कांटेक्ट नहीं है। इनके पास एक पोल्ट्री फार्म और एक ग्रीन हाउस गार्डन होता है जिनके सहारे वो अपनी जिंदगी गुजारते हैं। हम देखते हैं कि रिमी अपनी शटल से बाहर निकलकर दूर दराज के पहाड़ों को काफी गौर से देख रहे होते हैं। दिन में रिमी की माँ वहां आ जाती है और उसे डांट कर शटल में वापस ले जाती है। के बाद हम देखते हैं कि रिमी के पेरेंट्स आपस में बात कर रहे होते हैं। रिमी छुपकर उनकी बातें सुन लेता है और उसे शक होने लगता है। इस प्लेनेट पर उनके अलावा और भी लोग मौजूद हैं, लेकिन हम देखते हैं कि रिमी के फादर उसे गुड नाइट कहने आता है और उसे कहता है कि हमारे अलावा इस प्लेनेट पर कोई भी मौजूद नहीं है। लेकिन रिमी को उसके फादर की बातों पर यकीन नहीं होते। अगली सुबह जब रिमी उठती है तो वो देखती है कि उनके शटल की खिड़की पर लीव लिखा हुआ है। इसे देख रिमी के पेरेंट्स काफी परेशान हो जाते हैं और वो होशियार हो जाते हैं। रिमी के फादर अपने हाथ में हथियार लिए खिड़की से बाहर देखने लगते हैं, लेकिन बाहर उसे कोई नजर नहीं आते। इतने में उनको शटल के बाहर 3 लोगों के कदमों की आवाज सुनाई देता है। इसे सुनकर रिमी के फादर उनके ऊपर चिल्लाने लगता है। रिमी के फादर काफी टाइम तक अपने हाथ में गन लिए खिड़की से बाहर अपनी नजर गड़ाए रखते हैं। इतने में रिमी को उनका एक पालतू जानवर के बारे में याद आता है। वो शटल के बाहर होता है और रिमी को उसके बारे में फिक्र होने लगती है। इतने में रिमी अपने पेरेंट्स को बताए बगैर शटल का दरवाजा खोलकर बाहर निकलने लगता है। जो ही बाहर निकलता है तो बाहर बैठा एक आदमी उसे देख लेता है और उसे पकड़ने के लिए उसकी तरफ भागने लगता है। इतने में रिमी के पेरेंट्स को भी पता चल जाता है कि रिमी शटल से बाहर निकल चुकी है और रिमी के फादर भी रिमी को ढूंढने के लिए शटल से बाहर निकलता है। इतने में वो देखता है कि एक आदमी रिमी को पकड़ने के लिए उसकी तरफ भाग रहे हैं। वो उस बंदे के ऊपर गोली चला देता है और वो वहीं पर मर जाता है। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो शटल के अंदर घुसने की कोशिश करती हैं, लेकिन रिमी की मॉम उसे मार देती हैं। फिर उनको थोड़ा दूर एक और बंदा नजर आता है। रिमी के फादर उस पर भी गोली चला देता है, लेकिन गोली उसकी टांग में लगती है और वो जख्मी हो जाता है। वो वहां से भाग निकलता है, लेकिन रिमी के फादर उस बंदे के पीछे चला जाता है। इसके बाद काफी टाइम गुजर जाता है, लेकिन रिमी के फादर घर वापस नहीं आते। रिमी और उसकी मोम को रिमी के फादर का काफी फिक्र होने लगता है। दोनों को इंतजार करते करते पूरी रात गुजर जाती है, लेकिन रिमी के फादर वापस नहीं आते। अगले दिन रिमी की मोम को किसी की कदमों की आवाज सुनाई देता है, जिसके बाद वो होशियार हो जाती है और अपने हाथ में चाकू लिए दूसरे कमरे में देखने जाती हैं। इतने में वो अपने सामने एक बंदे को देखता है। उसके हाथ में गन होते हैं। इस बंदे का नाम जेरी होता है। दरअसल जेरी वही बंदा होता है जिसकी टांग में गोली लगी थी। जेरी को वहां देखकर रिमी की मोम को यकीन हो जाता है कि रिमी के फादर अब नहीं रहे। दरअसल जेरी ने रिमी के फादर को मार दिया था। वो रिमी और उसकी मोम से कहता है कि ये शटल मेरे पेरेंट्स की थी, जिन्हें रिमी के फादर ने मार कर इस शटल पर कब्जा कर लिया है। ये कहता है कि काफी कोशिशों के बाद मैं अपने इस घर को ढूंढ पाया हूँ, लेकिन जेरी रिमी और उसकी मोम को इस शटल में रहने की इजाजत दे देता है। वो कहता है कि तुम लोग यहाँ रह सकते हो। ये सब सुनने के बाद रिमी की मोम रिमी को लेकर शटल से बाहर भाग जाती हैं। रिमी अपनी मोम से कहती है कि यहाँ से भाग चलो, लेकिन रिमी की मोम जानती है कि इस शटल के बाहर जिंदगी मुमकिन नहीं है, इसलिए वो शटल की तरफ वापस आ जाती हैं। जेरी शटल के बाहर होता है, जिसे देख रिमी की मोम छुपके से शटल के अंदर घुसता है और अपने हाथ में चाकू लिए जेरी के शटल के अंदर आने का इंतजार करती हैं। जो ही जेरी शटल के अंदर आ जाता है, रिमी की मोम उसके ऊपर चाकू से हमला कर देता है। चाकू जेरी के पैर में लगता है, लेकिन वो थोड़ी देर बाद रिमी की मोम पर अपना कंट्रोल कर देता है, लेकिन वो रिमी की मोम को नहीं मारते। जेरी कहता है कि मुझे सिर्फ 30 दिन दो, मैं साबित कर दूंगा कि मैं तुम लोगों के लिए अच्छा हूँ। उसके बाद रिमी की मोम जेरी से कहती हैं कि मुझे अपने हस्बैंड को अच्छी तरह दफनाने दो। जेरी मान जाता है और वो रिमी के हस्बैंड के साथ अपने दोस्तों को भी मार्स की जमीन में दफना देते हैं। अपने हस्बैंड को दफनाने के बाद रिमी की मोम और रिमी जेरी के साथ रहने लगता है, लेकिन उन दोनों को जेरी के ऊपर शक रहता है।
रेमी अपनी मोम से बार बार इस जगह को छोड़ने को कहती हैं, लेकिन रेमी की मोम जानती है कि इस जगह के बाहर जिंदगी मुमकिन नहीं है। वो इस बंदे के साथ जिंदगी गुजारने लगते हैं। काफी वक्त गुजर जाता है। हम देखते हैं कि रेमी की मोम एक दिन स्टोर से एक बॉक्स जैसा रोबोट निकालती हैं। रेमी उस रोबोट को देखकर खुश हो जाती है और उसके साथ खेलने लगती हैं। यहाँ हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जेरी रेमी की मोम को इम्प्रेस करने के लिए काफी कोशिश करता है। हम देखते हैं कि रेमी की मोम जेरी से बातें कर रहे होते हैं। वो जेरी से कहता है कि तुम्हारी माँ को हमने नहीं मारे। जब हम यहाँ पहुंचे तो तुम्हारी माँ ऑलरेडी मर चुकी थी, लेकिन तुम्हारे बाप ने हमें यहाँ देखकर हम पर हमला कर दिया और हमने अपनी बचाव में उस पर हमला करके उसे मार दिया। दरअसल हम अर्थ से आए थे। जाते वक्त हमारी स्पेसशिप पर हमला हुआ, जिसकी वजह से हमारी स्पेसशिप टूट गई थी, जिसकी वजह से हम यहाँ से वापस नहीं जा सके और हमारी फैमिली इस शटल में रहने लग गए। इसके बाद काफ़ी टाइम गुजर जाता है। फिर एक दिन हम देखते हैं कि जेरी और रेमी की मोम फिजिकल हो जाती हैं। रेमी उन दोनों को ऐसा करती देख लेती हैं, जिसे देख वो अपनी मोम पर काफ़ी गुस्सा हो जाती हैं। रेमी जेरी को अपने बाप का कातिल मानती हैं, जिसकी वजह से वो जेरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और वो अब अपनी मोम पर भी काफ़ी नाराज़ हो जाती हैं और वो शटल से भागने का सोचती हैं और वो वहाँ से जाने के लिए अपने सामान पैक करती हैं और वो चुपके से वहाँ से निकल जाती हैं। रेमी चलते चलते काफ़ी दूर पहुँच जाती हैं। वो एक जगह पहुँचती है जहाँ उसे एक शीशे की दीवार नजर आती है। दरअसल रेमी की बस्ती को शीशे के एक काफ़ी बड़े गोले ने ढका हुआ था। इसका मतलब इस शीशे के बाहर जिंदगी बिल्कुल भी मुमकिन नहीं होती। रेमी इस दीवार से बाहर नहीं निकल पाते, जिसकी वजह से वो काफ़ी गुस्सा हो जाती हैं और वो चिल्लाने लगती हैं। वो बैठी होती है, इतने में दूर उसे एक दरवाज़ा नज़र आती हैं, जिसे देख वो वहाँ पहुँच जाती हैं। वो वहाँ पहुँचती है तो वो दरवाज़ा खुल जाता है और रेमी उसके अंदर चली जाती हैं। दरवाजे के एंड पे उसे रोशनी नज़र आती है। रेमी उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगती हैं, लेकिन अंदर ऑक्सीजन की कमी की वजह से रेमी बेहोश हो जाती हैं और जब रेमी उठती हैं तो वो अपने शटल के कमरे में होती हैं। दरअसल जेरी ने आकर रेमी को बचा लिया था। उसके बाद हम देखते हैं कि जेरी रेमी से कहता है कि उस दीवार के बाहर बंजर ज़मीन के अलावा कुछ भी नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि जेरी रेमी की मोम को एक गिटार देता है और कुछ गाने को कहता है। उसके बाद रेमी की मोम एक गाना गाने लगती है। दरअसल वो गाना पहले वो अपने हस्बैंड के लिए गाया करती थी, जिसे देख रेमी अपनी मोम से नाराज़ हो जाती हैं। वो देखती हैं कि उसकी मोम ने जेरी को अब एक्सेप्ट कर लिया है, जिसके बाद वो गुस्सा होकर अपने कमरे में चली जाती हैं। रेमी की मोम उसके पीछे जाती हैं, लेकिन वो अपनी मोम से कहती हैं कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। रेमी से ये सब सुनने के बाद उसकी मोम जेरी पर गुस्सा हो जाती हैं और जब वो किचन में आती है तो जेरी के गन को टेबल पर देखती हैं। जेरी के गन को उठा लेती हैं, जेरी को मारने लगती हैं। जब वो ट्रिगर दबाती है तो उसे पता चल जाता है कि गन में गोली नहीं है। इसके बाद वो चाकू लेने के लिए किचन की तरफ दौड़ती हैं और जेरी भी उसके पीछे दौड़ता है और अंदर उन दोनों में काफ़ी मुठभेड़ होती हैं, जिसके नतीजे में रेमी की मोम मारी जाती हैं। रेमी ये सब बाहर से देख रही थी। वो अपनी मोम को मरा देखकर बिल्कुल टूट जाती हैं। रेमी वहां से भागने लगती हैं, लेकिन जेरी पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है। जेरी उसे रोक लेता है और अब रेमी के पास इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं था। के बाद वो दोनों मिलकर रेमी की मोम को उसी जगह दफना देती हैं जहां रेमी के फादर को दफनाया था। उसके बाद काफ़ी समय गुजर जाता है और अब हम देखते हैं कि रेमी जवान हो चुकी है और एक खूबसूरत लड़की बन चुकी है। हम देखते हैं कि जेरी और रेमी एक दूसरे पर ट्रस्ट करने लगे हैं, लेकिन रेमी अभी भी अपने माँ बाप के मौत को नहीं भूले। एक दिन रेमी और जेरी को एक तालाब में नहाते हुए देखते हैं। के बाद वो दोनों शराब पीते हैं। जब वो दोनों शटल के अंदर आ जाते हैं तो जेरी रेमी को उसकी मोम की एक तस्वीर गिफ्ट करता है। इसे देख रेमी काफ़ी इमोशनल होने लगती हैं, जिसका फ़ायदा उठाते हुए जेरी उसको किस करने लगता है, लेकिन जेरी को ये पसंद नहीं आती और वो वहाँ से चली जाती हैं। हम देखते हैं कि जेरी का नीयत ख़राब होने लगे हैं। वो रेमी के साथ गलत संबंध बनाना चाहता है। अगले दिन हम देखते हैं कि जेरी रेमी से कहता है कि हम दोनों के अलावा इस प्लेनेट पर और कोई नहीं बचा हुआ है। अब हम दोनों ही इस प्लेनेट पर अकेले बचे हुए हैं और वो रेमी से कहता है कि हमें इंसानों की आबादी बढ़ाने के लिए एक दूसरे के साथ संबंध बनाने पड़ेंगे, लेकिन रेमी साफ इनकार करती हैं
और वो इस बहस से बचने के लिए शटल से बाहर निकलकर रोबोट के साथ टाइम पास करने लगती हैं। के बाद वो वहाँ पर बैठकर काफ़ी सोचती हैं और सोचने के बाद वो फैसला करती हैं कि वो इस जगह को छोड़कर यहाँ से चली जाएंगी। लेकिन इस बात का पता जेरी को चल जाता है। दरअसल जेरी रेमी की बैग में एक मास्क को देख लेता है। जेरी उस मास्क को लेकर बाहर निकलता है और रेमी उसके पीछे आ जाती हैं। वो उसे वो मास्क लेने की कोशिश करती हैं। उसके बाद उन दोनों में थोड़ी मुठभेड़ हो जाती है, जिसकी वजह से रेमी नीचे गिर जाता है। उसका सर नीचे किसी लोहे पर लगता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती हैं। और जब वो होश में आती हैं तो ये देखकर काफ़ी डर जाती हैं कि उसके हाथ बंधे हुए थे और जेरी की नीयत ख़राब लग रहे थे। जेरी कहता है कि हमें इंसानों की आबादी बरकरार रखने के लिए एक दूसरे के साथ संबंध बनाने पड़ेंगे, और वो रेमी के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। इस पर रेमी चिल्लाती हैं और रोबोट सुन लेता है। रोबोट रेमी की मदद को वहाँ पहुँच जाता है। वो जेरी के ऊपर हमला कर देता है, जिसके बाद जेरी अपना गन उठा के उस रोबोट पे हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो ख़राब हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रेमी अपना हाथ छुड़ाने में कामयाब हो जाती हैं। वो दूसरे कमरे से अपना गन उठा लेती हैं और वो आकर वक्त ज़ाया किए बगैर जेरी पर फायर कर देता है। गोली जेरी के सर में लगता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। और अब उसका वो रोबोट भी खराब हो चुका था, जिसकी वजह से अब रेमी इस ग्रह पर बिल्कुल अकेली रह जाती है। अब रेमी काफ़ी अकेला महसूस करने लगी थी। रेमी अपना अकेलापन दूर करने के लिए अपने माँ बाप के कब्र के दरमियान सो जाती हैं। टाइम गुजर जाता है। रेमी रोबोट को फिर से ठीक कर लेती हैं। रेमी इस जगह से बाहर निकलकर बाहर की दुनिया में इंसानों की तलाश करना चाहती हैं। वो देखना चाहती है कि इस ग्रह पर उसके अलावा और भी इंसान मौजूद हैं कि नहीं। वो अपने इस जगह से बाहर निकलने का फैसला करती हैं। के बाद वो निकलने से पहले अपने उस दोस्त रोबोट को गुड बाय करती हैं। उसके बाद वो अपने सफ़र का आगाज़ करती हैं। वो फिर से उसी दरवाजे के थ्रू अंदर चली जाती हैं। वो प्रॉपर तैयार थी, जिसकी वजह से उसे ऑक्सीजन का मसला नहीं होती। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि रेमी उस गुफा से बाहर निकल लेती हैं। उस गुफा से बाहर पहुंचकर वो देखती है कि बाहर बंजर ज़मीन के अलावा दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। उसके बाद वो अपनी इंसानों की खोज का सफ़र जारी रखती हैं और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।